क्या जरूरत है दूसरों के धर्मों के ऊपर टिप्पणी करने की? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो शिक्षा और ज्ञान है, एजुकेशन हो सकती है, नॉलेज को हम लैक कर रहे हैं। और जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, जो इन चीजों को बढ़ाती है कि इंसान को इंसान समझो, मेरा और आपका खून बराबर एक ही रंग का, ये कर देंगे, वो कर देंगे, काट देंगे, मार देंगे, मतलब ऐसा लगता है रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप जो मर्जी आएगी वो करेंगे और कोई पूछने गाछने वाला है ही नहीं। आप जो मर्जी फेसबुक पे पोस्ट कीजिए, ट्विटर पे लिख लीजिए, कोई आपको पूछने गाछने वाला नहीं। और एडमिनिस्ट्रेशन जब कार्रवाई भी करने लगती है, एक तरफ कार्रवाई करेगी, दूसरी तरफ खामोशी, दूसरी तरफ कार्रवाई, तीसरी तरफ खामोशी। क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस को फौरन इस मामले का संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? या आपको लगता है कि जैसे पुलिस आराम से मजे से बैठी हुई है कि जनाब कोई शिकायत करेगा, फिर हम उठेंगे, फिर हम कार्रवाई करेंगे? मुझे लगता है कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, मैंने कहा 90% जम्मू कश्मीर बहुत सेंसिटिव स्टेट है, ये दूसरी स्टेट्स की तरह नहीं है। और हमारी सरहदें जो है वो जो हमारे नंबर 1 एनिमीज हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, और हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है। अचानक जम्मू कश्मीर में कौन सी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं? बदरवाह के अंदर जो हालात बने, घाटी के अंदर बंद हुआ, और पिछले 2 दिन से अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा, जिसमें डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के 3 जिले आते हैं, इन तीनों जिलों में अभी भी इंटरनेट के ऊपर पाबंदी है। आखिरकार ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? आप सड़क के ऊपर उतरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर एनवाईसी के वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं। आप डोगरा चौक में पहुंचते हैं तो वहां पर आपको एनएचएम में जिन लोगों को लगाया गया था वो बच्चे आपको वहां पर बैठे हुए मिलेंगे। उसके अलावा दाएं बाएं अगर आप शहर में जाते हैं तो सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में जो धांधली का इल्जाम लग रहा है, दोनों पक्ष, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो भी सड़कों के ऊपर हैं, और जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए रह गए वो भी सड़कों के ऊपर हैं। और उसके अलावा भी पीएचई के वर्कर हों, अन्य मैं कितने नाम लूं जो लोग आज आपको सड़कों के ऊपर मिलते हैं। क्या ये सुशासन है? मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी। श्याम जी, कितनी गंभीरता के साथ आप इस बात को देखते हैं कि बदरवाह के अंदर एक लंबे समय के बाद पहले मंदिर के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद आपत्तिजनक टिप्पणी हुई हिंदू समुदाय के ऊपर, फिर उसके बाद रात के वक्त में सोशल मीडिया के ऊपर एक आपत्तिजनक तस्वीर जो है मुस्लिम समुदाय के ऊपर, तो ये जो स्थिति बन रही है, आखिरकार आप क्या समझते हैं कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, ये बहुत ही बदकिस्मती है कि जिस तरफ हिंदुस्तान ने चलना शुरू कर दिया है और तरक्की की राह पे गामजन है, मुझे लगता है कि अगर हम ये बात करेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे अनासर हैं और बाहरली जो बैरूनी ताकतें हैं उनका तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि हिंदुस्तान जो ये आज एक बहुत सशक्त लीडरशिप मिली है, जिनका ये नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको कहीं ना कहीं डिविएट करने की कोशिशें जो हैं वो बैरूनी ताकतें भी कर रहे हैं। जो फ्रिंज एलिमेंट विद इन द इंडिया हैं, भारतवर्ष में हैं, जो मुझे लगता है कि उनके आका कहीं दूसरी जगह पे बैठे हुए हैं, तो ये डीप डिजाइन लगते हैं। मैंने बदकिस्मती इसलिए कही कि भारतवर्ष जो है, आपने देखा कि पिछले 2-2.5 साल हम कोविड से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी लीडरशिप ने जो है अपने लोगों का बचाव भी किया और किसी को भी स्टार्वेशन का भी हिस्सा नहीं बनने दिया। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, 140 करोड़ के आसपास, और आपने देखा कि चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे फूड की हम बात करें, आज हम लंका को और अफगानिस्तान को भी जो है वो कैटर कर रहे हैं, और 100 मुल्क से ज्यादा को हमने जो है वो वैक्सीन दी है। तो ये बहुत बड़ा मुल्क है। हमें कहीं ना कहीं ये हमारी तरक्की में और यहाँ का जो आपसी भाईचारा है उसमें कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। और जो बात हिंदुस्तान में हुई वो आपको पता है कि उसका बहुत जल्दी जो है इम्पैक्ट इन बुरी चीजों का जो है वो जम्मू कश्मीर पे पड़ता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को किस हद तक आप जिम्मेदार ठहराते हैं कि बदरवाह में एक जुलूस निकलता है, रोष प्रदर्शन होता है, उस रोष प्रदर्शन के बाद वहां पर अभद्र टिप्पणी होती है, और रात गए तक मैंने जब मालूम किया तो ओपन एफआईआर लगाई गई थी, लेकिन जो लोग दोनों दोषी थे उस मामले में
उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर उसके बाद दूसरे समुदाय से उन्होंने भी एक आपत्तिजनक तस्वीर जो है फेसबुक के ऊपर चला दी, सोशल मीडिया के ऊपर चला दी। उसके ऊपर हंगामा हुआ और पूरी रात वो हंगामा चलता रहा। सुबह के वक्त में भद्रवाह में पत्थरबाजी हुई, एक लंबे वक्त के बाद ये सब कुछ हुआ। तो प्रशासन को किस हद तक आप जिम्मेदार मानते हैं इन सब चीजों के लिए, और आपको क्या लगता है कि प्रशासन की कहां पर कौन सी कमी है जिसका फायदा जो है ये उपद्रवी उठा रहे हैं? मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। ये जम्मू कश्मीर जो रियासत आज यूटी है, यहाँ पे मैंने पहले भी कहा है कि 90% एडमिनिस्ट्रेशन हो या दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ध्यान जो है वो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर जो है, रूल ऑफ लॉ की सेंस को परवेल करवाने में होता है, क्योंकि दिस इज वेरी सेंसिटिव स्टेट और पिछले 35 साल से ये टोटली डिस्टर्ब स्टेट रही है। और जो बाहर इसके जो लोग बैठे हुए हैं जिनका ये डिजाइन है, जब तक हम यहाँ की सिविल सोसाइटी को, मैंने उस दिन भी कहा था कि आज डाउन द लाइन फुल फ्लैज हमारे पास सिविल सोसाइटी के चुने हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों। आपने देखा कि जब इस किस्म के हालात बनते हैं फिर हम जो वहां की सिविल सोसाइटी है उनको ऑन बोर्ड लेते हैं। ठीक, यहाँ के हमारे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, मुझे लगता है कि उनको फोर्टनाइटली तो नहीं, महीने में एक बार सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और उनके साथ जो है ये तालमेल रखना चाहिए। और फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो प्रायर हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जो इनपुट मिलनी चाहिए, वो हमारा जो खुफिया विभाग है उसमें भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अपडेट प्रीएम्प्ट करना चाहिए वो हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, अब आप देखिए कि यहाँ पे बहुत बड़े त्योहारों का और रिलीजियस जो हमारी पिलग्रिम टूरिस्ट आते हैं बाहर से, जहाँ बाबा बर्फानी के आते हैं, अभी मचेल माता की यात्रा है, इसी भदरवा और किश्तवाड़ के एरिया की जो मैं आपको बात कर रहा हूं, फिर बाबा अमरनाथ की यात्रा जो है। तो अगर हम इस सारे एरिया को राइट फ्रॉम लखनपुर से लेके बालटाल तक और ऊपर होली केब तक और इधर से हम मंडी तक ये सारा एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह जो है इन चीजों को रोक सकती है, जहां ये सारे इंतजाम कर सकती है। उसके लिए सिविल सोसाइटी जो है उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। और जम्मू कश्मीर के लोग वो किसी भी मजहब से हों, किसी भी याद बरादरी से हों, वो यहाँ का जो आपसी भाईचारा है उसको निभाना जानते हैं। सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है, उसको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। जैसे आपने कहा कम्युनिकेशन गैप है, श्याम जी मुझे ये बताइएगा कि क्या जरूरत है कि आप किसी भी दूसरे धर्म के ऊपर टिप्पणी करें? क्यों नहीं हम ऐसे रहते कि आपका धर्म आपको मुबारक, मेरा धर्म मुझे मुबारक, मेरे धर्म की जो आस्थाएं हैं वो मुझे मुबारक और आपके धर्म की जो आस्थाएं हैं वो आपको मुबारक। हम एक दूसरे के धर्मों में ना तो छेड़छाड़ करें और ना ही एक दूसरे के धर्मों के ऊपर टिप्पणी करें। इस एक रूल के ऊपर हम लोग टिके हुए क्यों नहीं रहते? हमें क्या जरूरत है दूसरों के धर्मों के ऊपर टिप्पणी करने की? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो शिक्षा और ज्ञान है, एजुकेशन हो सकती है, नॉलेज को हम लैक कर रहे हैं। और जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है जो इन चीजों को बढ़ाती है कि इंसान को इंसान समझो, मेरा और आपका खून बराबर एक ही रंग का होगा, कहीं ग्रुप में फर्क हो सकता है। तो मुझे ये बताओ कि हम इतनी दूरियां क्यों क्रिएट कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जो लिटिल नॉलेज वाली बात है ना, वो हम छुटवे जो लोग हैं, जब आप हमारे पास आते हैं और खासकर सोशल मीडिया, और आज आपने देखा कि ये बहुत बड़ा एक्सपेंड हो चुका है, तो जब हम कहीं पैनल की डिस्कशन पे भी आ जाते हैं, हम सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, हिंदुस्तान की जो ताकत है, वो यहाँ के संविधान में है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसमें तमाम रिलीजियस जो है वो उनका अपना अपना फेथ है, अपना अपना बिलीफ है, और वो हिंदुस्तान की सरकार और यहाँ के लोगों को जो काम करना है वो अपने उस एक सेट फ्रेमवर्क में रह के करना है और एक दूसरे के धर्म को आदर सत्कार देना है। ये कुरान में भी है, होली गीता में भी है, रामायण में भी है, और जो स्पिरिचुअल हमारे संत सेंट रहे हैं उनकी भी यही हमें और आज भी यही सिखाया जाता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें भी जो हमारा कानून है,
उसमें सख्ती बरतनी चाहिए। चाहे वो इस किस्म के हमारे यहां चैनल हैं, आपने देखा कि एंकर भी किस हद तक जाते हैं, वो टाउन डिक्टेट करते हैं और वायलेट करते हैं जो उनको थोड़ी सी यहां फ्रीडम है। इन चीजों को यहां की सरकार को मुझे लगता है कि बहुत सीरियस लेने की जरूरत है, और खसूसन तौर जम्मू कश्मीर की सरकार को आपके माध्यम से मैं ये कहूंगा माननीय गवर्नर साहब को, कोई भी हो, वो श्यामलाल हो या दूसरा हो, यहां वो इस किस्म की किसी के धर्म पे ऐसी भद्दी टिप्पणी करता है, मुझे लगता है कि ना तो वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हो सकता है और ना वो हिंदुस्तान का अच्छा शहरी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए रूल ऑफ लॉ की सेंस यहां की एडमिनिस्ट्रेशन को और माननीय गवर्नर साहब को मुझे लगता है कि उसको पूरी शिद्दत से इसको परकुलेट करना चाहिए और ये इंप्लीमेंट होना चाहिए। कल गृह मंत्रालय ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने पुलिस कर्मियों को पुलिस को ये कहा है कि कड़ी नजर रखिए सोशल मीडिया के ऊपर, वो उन तमाम लोगों के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर। यहां पे बहुत सारे, आप जम्मू कश्मीर में भी देखें, राजौरी पुंछ साइड के हैं, घाटी के बहुत सारे युवक हैं, घाटी के युवक और राजौरी पुंछ के कुछ युवक हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर अपने फेसबुक पेज के ऊपर जिस शब्दावली का, जिन लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग समुदायों को लेकर, क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस को फौरन इस मामले का संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? या आपको लगता है कि जैसे पुलिस आराम से मजे से बैठी हुई है कि जनाब कोई शिकायत करेगा, फिर हम उठेंगे, फिर हम कार्रवाई करेंगे? मुझे लगता है कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, मैंने कहा 90% जम्मू कश्मीर बहुत सेंसिटिव स्टेट है, ये दूसरी स्टेट्स की तरह नहीं है, और हमारी सरहदें जो हैं वो जो हमारे नंबर 1 एनिमीज हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, और हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि वो सारी साजिशें कर रहे हैं। यहां की एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीजों में बिल्कुल कोई वक्त गवाए हुए ऐसे लोगों को ग्रिल करना चाहिए और उनको बिहाइंड दी बार भेजना चाहिए। और श्याम जी, अगर आप यूएपीए पत्रकारों के खिलाफ लगा सकते हैं, तो जो लोग माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, जो लोग धार्मिक उत्पात मचाने का काम कर रहे हैं, वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से, क्या आपको नहीं लगता उनके खिलाफ भी यूएपीए लगना चाहिए? मुझे लगता है कि आपने एक बात की थी कि भदरवार में बड़ी देर के बाद, मुझे पता है कि अर्ली 90 में भी ऐसी बातें होती थी, और बहुत बड़ी देर के बाद, चाहे जहां पे मिलिटेंसी बड़ी पीक पे, और उस एल्सप्राइड डिस्ट्रिक्ट डोडा को बहुत अफेक्टेड रहा है, मोर देन कश्मीर रहा है, लेकिन वहां पे इन चीजों को हम लोगों ने, जो आपसी भाईचारा है, वो जहां की सिविल सोसाइटी ने और उस समय की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, और खासकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मैंने पहले भी ये कहा था, हम बाहर वालों के खिलाफ नहीं है। मुझे लगता है कि यहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डाउन द लाइन हायरार्की, एसएचओ, देन एसडीपीओ, एसडीएम, तहसीलदार, उन लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारी इसी सोसाइटी से हैं, बाहर वाले भी हमारे। लेकिन मेरा सवाल स्पेसिफिक था, क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों के खिलाफ भी यूएपीए लगना चाहिए? मुझे लगता है कोई गुंजाइश ही नहीं रहती जो आप बात कह रहे हैं। कानून तो सबके लिए है, चाहे वो बड़े से बड़ा लीडर है, चाहे अब कोई आम शहरी है। और आपको अजीब नहीं लगता श्याम जी, कोई भी उठकर सोशल मीडिया के ऊपर धमकाना शुरू हो जाता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, काट देंगे, मार देंगे, मतलब ऐसा लगता है रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप जो मर्जी आएगी वो करेंगे और कोई पूछने गाछने वाला है ही नहीं। आप जो मर्जी फेसबुक पे पोस्ट कीजिए, ट्विटर पे लिख लीजिए, कोई आपको पूछने गाछने वाला नहीं। और एडमिनिस्ट्रेशन जब कार्रवाई भी करने लगती है, एक तरफ कार्रवाई करेगी, दूसरी तरफ खामोशी, दूसरी तरफ कार्रवाई, तीसरी तरफ खामोशी। ये बड़ा हैरान कुन। आप और कई जगहों पर तो ये भी महसूस होता है कि आप इलाका देखकर कार्रवाई करते हैं, कि इलाके में आप देखते हैं मेजॉरिटी किसकी है, माइनॉरिटी कौन है। ठीक है, क्या आपको लगता है इन मापदंडों से आगे बढ़ने की जरूरत है? इससे बाहर आने की जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन की और अकाउंटेबिलिटी है जो ये क्राइम कर रहा है, साइबर क्राइम है या दूसरा क्राइम है, जहां इस किस्म की बद्दी बातें कर रहा है, मुझे लगता है कि उसमें बहुत ही हमारा कानून जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी है, पीएसए भी है, जो आप बोल रहे हैं, सारी चीजें हैं और पहले होती थी। आज तो ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स क्यों नहीं हो रही? एविडेंस की जरूरत ही नहीं है। एक वीडियो वायरल हुआ है, सारी दुनिया ने वीडियो देखा,
मैं वही कह रहा हूं कि वही तो प्रूफ है ना, उससे बड़ा प्रूफ को तो कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इग्नोरेंस जो है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। ये अच्छी बातें नहीं है, हिंदुस्तान के किसी कोने में भी हो, लेकिन मेरी रियासत जो है वो फर्दर इस किस्म की डिवीजन और कॉम्युनल लाइन पे जो हमारा वर्टिकल डिवीजन और डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश ऐसे अनासर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको सख्त से सख्त सजा देने की है, चाहे वो सोशल मीडिया से है या दूसरे लोग हैं, इवन कोई रिलीजियस लीडर भी है, बख्शना नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कानून से बड़ा कोई भी है। श्याम जी, अब दूसरी तरफ आते हैं। जम्मू ऐसा लगता है कि धरना प्रदर्शन जो है चारों तरफ अब देखने को मिल रहे हैं। आपके पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर अभी भी एनवाईसी बैठे हैं। आप ये चौक में चले जाइए, डोगरा चौक में, यहाँ प्रेस क्लब के सामने, वहां पर भी एनएचएम के वॉलंटियर, एनएचएम के वो बच्चे बैठे हुए हैं। इसी तरीके से आप प्रेस क्लब के बाहर खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए तो वो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट वाले बच्चे आ जाते हैं। तो कहा गया था सुशासन होगा, ये किस तरह का सुशासन है कि चारों तरफ लोग जो है वो सड़कों के ऊपर हैं, हु हल्ला हंगामा हो रहा है, और बिजली को लेकर भी लोग दोबारा से परेशान होने लगे हैं कि बिजली कम है। तो सुशासन किस तरह का है ये? देखिए, जहां तक आपने 2 सवाल किए हैं, एक तो जो हमारी रोजमर्रा की है पावर क्राइसिस, वो तो है, सप्लाई और डिमांड में मुझे लगता है बीच में थोड़ा सा गैप को कम किया था। अब जो हीट जो है वो अब 44 डिग्री को टच कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम जो है वो क्लैप्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो स्नैग कर रहा है और हमें अलर्ट कर रहा है। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देने की जरूरत है और वो सप्लाई और डिमांड को मीट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा तपिश है। इसी तरीके से आपने युवाओं के लिए मुझे पूछा है, ये एक कंसर्न का विषय है, और जब भी मेरी और आपकी बात होती है या दूसरे चैनल, ये मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के लिए और खासूसन तौर पर मेरी स्टेट के लिए, क्योंकि यहां प्राइवेट एवेन्यू नहीं है, लोगों को यही रहती है, बच्चा पढ़ता है तो एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे नौकरी लेनी है, ठीक, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ही जहां था जो कैटर करता था, बाकी चीजें तो है नहीं। उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा तो तब बात करेंगे। इस समय मुझे लगता है कि वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात है। ठीक, अभी आपने कहा कि एनवाईसी वाले या दूसरे लोग जो हैं, चाहे वो रैबरे खेल के हों, रैबरे जंगलात के हों, तो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार जो है उनकी पॉजिटिव अप्रोच है। मुझे परसों ही बात हुई थी, एक डेपुटेशन गया था रैबरे जरात के बारे में, तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनसे बात हुई, मैंने कहा आप लोगों ने, और मुझे लगता है कि उनकी पॉजिटिव अप्रोच है। उन्होंने कहा कि आप इन लोगों को यकीन दे दो कि इनको निकालेगा कोई नहीं, लेकिन ये पॉलिसी मैटर है, ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा हमें। और कहीं कहीं ये बात भी आती है कि हमारा जो रिक्रूटमेंट रेशो है वो ऑलरेडी 2 टाइम मोर है जो हमारी पॉपुलेशन है, और हमारा रेवेन्यू रिसीट जहां से हमने उनको तनख्वाह देनी है, रेवेन्यू कंपोनेंट जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल कम है। लेकिन रिफॉर्म्स भी होने हैं, लेकिन हमारी जहां तक जो है बेरोजगारी की दर वो बढ़ रही है, और एक अनसर्टनिटी, और बच्चे जो हैं वो एक डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक, वो कहीं ना कहीं बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासकों में, प्रशासन में से कोई भी आदमी ना एनवाईसी वालों से मिलने के लिए उनके धरना स्थल पर गया, उल्टा उनको कहा आइए हमारे हमसे मुलाकात करने के लिए फलां जगह आइए, ना एनएचएम वालों से कोई मुलाकात करने के लिए जा रहा है। तो मुझे ये बताइए चलेगा कैसे? अक्सर हमने देखा धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक सरकारों के समय में होता था, तो कोई ना कोई नेता मंत्री उनसे मिलने जाता था, लेकिन अब ना तो विपक्ष उनके पास जा रहा है, ना सरकार उनके पास जा रही है। तो ये तभी मैंने पूछा ये कैसा सुशासन? मुझे लगता है कि जब वो रैबरे खेल वालों की बात हुई थी तो मैं उनके बीच, हम सब लोग गए थे, हमारी पार्टी के जो लोग हैं, चाहे हमें बुरा भला ही कहते हैं और किसको कहेंगे, हमारे परिवार के हैं वो, हमें नहीं, हमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। विकास इस समय सरकार दिल्ली में हमारी है और इनडायरेक्टली भी यहां भी हमारी है। मैं तो इस तरह से, मैं तो अपनी रिस्पांसिबिलिटी को शिरक नहीं करूंगा, इधर तो ट्रांसफर कर देते हैं सब लोग। तो ये जो है जिम्मेदारियां तो हमारी हैं, उससे हम मुंह नहीं फेर सकते, लेकिन ये एक ड्यू कोर्स है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बच्चों को भी इसमें ज्यादा वो हट नहीं करना चाहिए। अगर उनको कोई कॉल करता है तो हमें वो तो ब्यूरोक्रेट है, उनके पास हम जैसे लोग जाते हैं, क्योंकि वो इनका एक माइंडसेट है, वो ये सोचते हैं कि हमने अगर यूपीएससी क्लियर कर ली, बाकी कर ली, अच्छी चीज है। तो अब सब उस किस्म के नहीं है,
तो अगर उनको बुला के कहीं नेगोशिएट करते हैं तो मुझे लगता है कि अमिकेबली इन चीजों को सेटल करना चाहिए। दूसरी बात, आपने जो सब इंस्पेक्टर की लिस्ट जो आउट हुई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये धुआं नहीं है, ये चिंगारी है और ये आग की तरफ जा रहा है। और मैंने भी जो गैदर किया है इंफॉर्मेशन, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी है, और मुझे जो लग रहा है कि समथिंग इज फिशी। लेकिन उसमें अखनूर के बच्चे बड़े ज्यादा सिलेक्ट हुए हैं, वो तो आपके इलाके के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और कहा कि एक ही लाइब्रेरी से लगभग 60 के करीब करीब बच्चे हैं। और अब दो पक्ष हैं, एक पक्ष तो वो है जो साफ तौर पर ये कह रहा है कि इसमें धांधली है, वो बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं वो आकर कह रहे हैं कि जनाब आप बिठाइए किस इम्तिहान में आपने हमको बिठाना है, हम इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं, हम अपनी काबिलियत के बलबूते पर सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि अगर इसमें धांधली निकली तो हम लिस्ट ही सारी स्क्रैप कर देंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि उन्होंने तो कानून की जो रूह है उसी की बात की है। एक आदमी है, आपको भी तो फंडामेंटल राइट है ना, आपका जो आपने ऑब्जेक्शन किया है, जहां आप कहते हैं कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो फैसला है, मुझे लगता है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर वो अपनी जो मैं कहता हूं काबिलियत से वो क्वालिफाई हुए हैं तो वो उनकी काबिलियत तो उन्हीं के पास रहेगी ना। लेकिन जिनको ये शक हुआ है कि हमारी काबिलियत को यहां एलिमिनेट किया गया है और डेलिबरेटली किया गया है, जहां अनफेयर मीन में इंडल्ज होकर किया गया है, तो दूध का दूध और पानी का पानी तो होना चाहिए ना। जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, जब मेरे जो हमारे प्रधान पंत हैं उन्होंने कह दिया ना खाएंगे ना खाने देंगे, और अगर बीच में कुछ लोग ऐसी बात है तो उन ब्लैक शीप को आइडेंटिफाई करके, तो मुझे लगता है कि उसमें भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जुनेद जी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप चाहते हैं लिस्ट स्क्रैप कर दी जानी चाहिए? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्क्रैप, उसके पहले तो जो ड्यू कोर्स है इन्वेस्टिगेशन का, वहां एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो होम है उसको ये जिम्मेवारी दी गई है, तो उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि सारे फैक्ट्स, बहुत से डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल एजेंसियां भी हैं, स्टेट एजेंसी भी हैं, वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होंगे और कुछ सिविल सोसाइटी से भी इंफॉर्मेशन गैदर हो रही होगी, तो वो ये फर्ज बन जाता है। अब आर.के. गोयल साहब है मेरा ख्याल, उनका फर्ज बन जाता है, एंड ही इज वेरी अपराइट और डिग्निफाइड ऑफिसर है, क्योंकि हमने उनको देखा है, श्राइन बोर्ड में भी देखा है, बाकी जगह में भी हमारे साथ उन्होंने काम भी किया हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि उन पे कोई, लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं गवर्नर साहब को इन चीजों पे तो रोक लगानी है। मुझे लगता है कि वी मस्ट अप्रिशिएट जो ऑनरेबल गवर्नर साहब ने इतनी जल्दी ये फैसला लिया और इंक्वायरी इस पे हो रही है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। जैसे आपने कहा दूध का दूध पानी का पानी होगा, श्याम जी 5 अगस्त 2019 के बाद बड़ी इंक्वायरियां हुई, एक नहीं कई इंक्वायरियां हुई, कोई रिपोर्ट आपने देखी? नहीं, वो उसमें जो आप कह रहे हैं यहां तो बड़ी बड़ी बातें हुई, जहां आज सीबीआई या दूसरी बातें कर रही हैं, उसका जवाब भी मैं दे देता हूं। आप मुझे ये बताओ कि एक यही टॉप हायरार्की का ऑफिसर, किसी डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, किसी डिपार्टमेंट में, खजाने वाले डिपार्टमेंट में होता है, तो वो अपनी सैलरी एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भी निकालता है और एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक भी निकलता है। दैट इज क्लियर कट क्रिमिनल प्रोसीडिंग, फ्रॉडुलेंट ड्रॉल, फ्रॉडुलेंट ड्रॉल। ये कहीं ना कहीं जो लोग कह रहे हैं, कथनी और करनी में फर्क है। बात तो सही, इसलिए मैंने आपसे कहा, आपने कहा इंक्वायरी हो रही है, तो इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं हुई, चाहे कोई भी इंक्वायरी हुई हो, कि कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। इंक्वायरी ऑर्डर हुई, इंक्वायरी का बाद में क्या हुआ ना आपको खबर ना मुझे पता। यही बच्चे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं जनाब अभी तो इंक्वायरी का आपने एक ऐलान कर दिया, इंक्वायरी कर दी, लेकिन इंक्वायरी होगी उसका ऑर्डर अभी तक नहीं निकला। बच्चे दूसरी बात ये कहते हैं कि अभी ऑर्डर निकालने में आपको 10 दिन लग रहे हैं, फिर आप इंक्वायरी करने में 6 महीने लगाएंगे। तो रिक्रूटमेंट का ये जो सिलसिला है, इसमें ऑलरेडी 2-3 चीजें बड़ी जबरदस्त इन्वॉल्व है। पहली बात तो ये, बहुत सारे बच्चे वो हैं जो कैट के जरिए इम्तिहान जिन बच्चों ने दिया है और कैट में गए हैं, केस किया है, वकील को फीस दी है, सारा कुछ किया है, वो भी कोई 700-800 बच्चे हैं। उसके बाद वो बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, उसके बाद वो बच्चे हैं जो बेचारे सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो अब साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जनाब अगर 6 महीने और लगाओगे, हम में से जो 30 साल के वो भी 31 के हो जाएंगे, तो हम बताइए दोबारा से अगर आप इम्तिहान कराएंगे तो इम्तिहान में कैसे बैठेंगे? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आप भी चाहते हैं कि ये इंक्वायरी टाइम बाउंड हो
और अगर आपने ऐलान किया तो इंक्वायरी पब्लिक हो, कोई रिपोर्ट आए, कोई हमें पता चले कि जनाब कोई आपने इंक्वायरी की, उसका हुआ क्या। ये टाइम बाउंड मैनर में ही होनी चाहिए, क्योंकि जो ओवरेज हो जाएगा और अगर वो दोबारा उसका करते हैं, लेकिन वो प्रोसीजर वही वाला फॉलो किया जाएगा जिन्होंने, मुझे लगता है ये कॉमन सेंस है। लेकिन श्याम जी, जो आप 28 साल की उम्र में दौड़ सकते हैं, वो 30 की उम्र में नहीं दौड़ सकते, 32 की उम्र में नहीं दौड़ सकते, 34 की नहीं, अभी ताजे ताजे ही दौड़े हैं, वो ज्यादा लंबा नहीं हुआ है, मैं उस बात पे जाऊंगा। और एक बात आपको रिमाइंड करवाऊंगा, 2007 में एक पुलिस की भर्ती यहां हुई थी, एंड एट दैट टाइम आई वाज लेजिस्लेटर, और मैंने वो पॉइंट आउट किया था, और उस समय गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर थे। विद इन 5 डे इंक्वायरी हुई थी, और उस समय एक डीआईजी रैंक का आदमी, आपको पता है 5 ऑफिसर सस्पेंड हुए थे, और उसने फिर मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए मुंबई में पत्रकारों को दिया कि वो ऐसा ऐसा है। लेकिन वो उस समय मुझे लगता है कि पहली बार कोई आईपीएस अफसर जो था वो अंडर सस्पेंशन गया था। ये टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए, और बड़ा क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी हो। तो जब हम कह रहे हैं कि किसी के साथ किसी की मेरिट को, काबिलियत को जमा नहीं किया जाएगा, और इसी तरीके से फिर अनसर्टेनिटी पैदा होती है। जम्मू कश्मीर रियासत में अगर 1987 में रिगिंग नहीं होती, आज मेरी रियासत इस तरह से नहीं होती। आज मुझे जो देखना पड़ता है कि इतनी बड़ी रियासत को यूटी बना दिया, तो वो सरकार में जो लोग थे उनकी कर्मों की वजह से हुआ, क्योंकि उस समय डेमोक्रेसी को एलिमिनेट किया गया, और आज वही लोग उस पार या इस पर, क्या होता 10, 12, 14 एमएलए बन जाते। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, और मुझे लगता है कि इसके साथ जनता को भी वियर करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि चिट, उधर से हम कह रहे हैं कि चोरी हुई, चोरी भी नहीं कह रहे हैं, कहते हैं डाका पड़ा है। ठीक, आपने भी मुझे इनडायरेक्टली कह दिया कि 60 बच्चे, तो मुझे कह दिया ना। तो मैं चाहता हूं कि ये दूध का दूध पानी का पानी हो। कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, और बड़ा क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज आए कि भाई ये चीजें चलने वाली नहीं है। अंत में श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अफसरों का हाल ये है कि अफसरों के घर में सीबीआई की रेड होती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा पड़ता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा आईएएस अफसर के घर में पड़े, सीबीआई की रेड आईएएस अफसर के घर में हो, तो कोई कार्रवाई आईएएस अफसर के खिलाफ देखने को नहीं मिलती। लेकिन जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हो, लोकल ऑफिसर्स हो, उनके खिलाफ मामले भी बन रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, उन लोगों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी किया जा रहा है। लेकिन आईएएस बाबू के घर में ईडी जाए, सीबीआई जाए, इनकम टैक्स जाए, जो मर्जी जाए, कोई चिंता नहीं। वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आप उठा के स्वास्थ्य में भेजेंगे, किसी और इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट से आप उठाकर किसी और इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में आप भेजेंगे। तो ये जो दोहरे मापदंड हैं कि लोकल अफसर जो है उसको हमने फांसी देनी है, और जो नॉन लोकल ऑफिसर है, नॉन लोकल भी नहीं कहूंगा, जो आईएएस से बाबू आए हुए हैं, सिविल सर्विस, देश हमारा सारा एक है, सिविल सर्विस से जो बाबू आए हुए हैं, वो चाहे पुलिस में हो चाहे सिविल सर्विसेज में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। उन्हें है कि ठीक है जनाब, आपको सीबीआई रेड करे, ईडी रेड करे, हमने आपसे नहीं पूछना, यू एंजॉय। मैं इस बात को इस तरह से कहूंगा, और बहुत ब्लंटली कहूंगा, ये भी एक कन्फ्लिक्ट जोन बन रहा है। जिस तरह से मैंने इलेक्शन की बात की है ना, ये भी एक कन्फ्लिक्ट जोन विद इन द जम्मू कश्मीर बन रहा है। इस चीज पे भी माननीय ऑनरेबल जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको ध्यान देना है। और मुझे जितना जानकारी है, अब पता नहीं अमेंडमेंट हो जाए, तो ये जो सर्विस कंडक्ट रूल है ये कहता है पॉलिटिशियन जो अंडर ओथ हो, और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी ऑफिसर हो, जब सीबीआई की इंक्वायरी चल रही हो तो उसको कहीं इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं दिया जाता है, इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं। और मिनिस्टर, और अगर मिनिस्टर होगा तो उसको रिजाइन करना पड़ता है। तो इस समय ऑल द एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरी दे आर एंजॉयिंग द पावर ऑफ मिनिस्टर्स। तो आई थिंक दे आर आल्सो अंडर ओथ, और यहां एक रूल ऑफ लॉ है। जब तक वो अपने आप को साफ शफा प्रूव नहीं करते, तो उनको, चाहे वो स्टेट काडर के हों, चाहे आईएएस काडर के हों, या किसी भी काडर के हों, उनकी कहीं ना कहीं छवि पे तो एक प्रश्न चिन्ह है। जब उससे वो बाहर नहीं आ जाते तो उनको कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट नहीं। और फिर हम आप लोगों को ये लगता है कि लूज इशू देते हैं। हैंडल दे दिया हमने जुनेद जी को भी कि आप भी, और आपको पूछना चाहिए ये सवाल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया है कि सर्विस कंडक्ट रूल जो है वो ये स्पीक करते हैं, उनको स्टडी कर लो। कानून सबके लिए बराबर, कानून सबके लिए बराबर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा। कानून सबके लिए बराबर है,
और बहुत बड़ी बात सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में उन्होंने कही है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जो लोग पर्दे के पीछे उन्हें बेनकाब किया जाए और जिन लोगों ने भी बच्चों के मेरिट के साथ खिलवाड़ किया उन्हें सख्त सजा दी जाए। लेकिन साथ में यह ख्याल भी रखा जाए जो बच्चे अपनी काबिलियत के बलबूते पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर इस इम्तिहान में कामयाब हुए, उनका भी खास ख्याल रखा जाए।